कि ये किसी क्लाइंट के बिहाफ पे एडवोकेट एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट हो रही थी एज अ काउंसिल, तो क्या ये फाइल कर सकती हैं? नो, जब तक क्लाइंट नहीं बोलेंगे कि मैं अग्रीव्ड हूँ, मुझे रिलीफ चाहिए, तब तक नहीं। क्लियर? और कुछ? तो क्या वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट जाके फाइल कर सकता है? अच्छा, आप उस सेंस में पूछ रहे हो? नहीं, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम होता है, आपको फिर सुप्रीम कोर्ट आप एज अ पर्सन कर सकते हो थ्रू एडवोकेट्स। ठीक है? गुड आफ्टरनून। कल फैक्ट्स दोबारा से रिवाइज किए थे आपने घर जाकर? जो आपने फैक्ट्स लिखे थे, इश्यूज फ्रेम किए थे, डिड यू रिवाइज दैट? कुछ प्रॉब्लम आई वो पढ़ने में दोबारा से, या कोई डाउट? नो? इश्यूज फ्रेम किए थे हमने। आज हम सीखेंगे कि उन इश्यूज पे हाउ विल यू आर्ग्यू योर केस, आप कैसे कन्विंस करेंगे टू दी जजेस दैट यू आर व्हाट यू आर असर्टिंग इज राइट, जो आप कह रहे हैं वो सही है। ये इश्यूज फ्रेम किए थे। अब आप कैसे आगे आर्ग्यू कैसे करोगे इन पे, किन बेसिस पर? कुछ पढ़ा था? कल ये हमने डिस्कस किया था, क्या इसका बेसिस रहेगा, क्या बताया था? किस बेसिस पे? अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल है स्पेशल इंपटीशन को एंटरटेन करे जो भी जजमेंट्स डिग्री ऑर्डर से एग्रीड पार्टी है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इसमें सिर्फ इतने में क्या जज कन्विंस हो जाएंगे? जज साहब नहीं होंगे ना, उसके लिए आपको और इस इशू को स्ट्रेच करना पड़ेगा और डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्यों इस कोर्ट के पास इस एसएलपी को मेंटेन करने की पावर है, अथॉरिटी है। अब वो क्यों का ढूंढने के लिए आंसर आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें आप और सब कंटेंशंस, ये तो एक हेड कंटेंशन है, एक हेड इशू है, इसमें आपको और सब कंटेंशंस भी ऐड करने होंगे पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, जैसे फर्स्ट इशू पे हम जाते हैं, दीज आर समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एक वो था इश्यूज फ्रेम्ड, उसके बाद है ये समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसमें अगेन आप थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे, जैसे कि जो फर्स्ट इशू था, इज द वेदर द प्रेजेंट एसएलपी इज मेंटेनेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और नॉट। व्हाट इज दिस? ये पहला कौन पढ़ेगा? द पिटिशन इज मेंटेनेबल बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। पढ़ो एक बार इसको, प्लीज गेट अप समबडी। आप प्लीज रीड इट फॉर मी। ये रीड करना है आपको, अगर वहां से विजिबल नहीं है तो यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आके पढ़ लो। ध्यान से सुनेंगे सब। By any order or decision of any court in India can approach the Supreme Court through a petition for special leave. In the instant case, the Bombay High Court has gravely erred in not exercising enhanced jurisdiction as provided under the Civil Procedure Code. This had led to a loss to the applicant and a violation of the principle of natural justice. The
appellant humbly submitted that all grounds required for the grant of a special leave for appeal and satisfied, and hence this honorable court एजुकेट द सेम. थैंक यू. क्या समझ आ रहा है इससे? प्लीज एक बार सब जोर से तालियां बजाएंगे जहां वहां से तालियों की आवाज आ रही थी. आप फर्स्ट डे आए हैं आज? 4 बार आया ना क्लास में, मुझे मूड को क्या होगा, मूड को क्या होगा, ये होगा मूड को. अब आप क्लास में मेरे पास पूछने नहीं आओगे. अब ये हरकत करी ना आपने, तो देखिए ना 10th सेमेस्टर में लगता है कि अभी भी एडमिशन नहीं है. सो क्या समझ आ रहा है आपको ये पढ़कर? क्या ग्लिम्स मिल रहा है आपको इस आर्ग्यूमेंट से? ये एक ब्रीफ है जो आपने इशू फ्रेम किया था. व्हाट आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस? It is humbly submitted to this honorable court that under Article 136 of the Constitution of India, any person, ध्यान से जो आप पूछ रहे थे ये उसका जवाब है, any person aggrieved by any order or decision of any court in India can approach the Supreme Court through a petition for special leave. मिल गया आपको आपका जवाब? ठीक है. In this instant case, the Bombay High Court has gravely erred in not exercising its inherent jurisdiction as provided under the CPC. यहां तक क्या समझे जो अभी पार्ट रीड किया? क्या इंटरप्रेट कर रहे हो आप इससे? यही है ड्राफ्टिंग. आप यही जब आप फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली ये रीड करोगे देन यू विल लर्न हाउ टू ड्राफ्ट. और कुछ नहीं है ड्राफ्टिंग, दिस इज ओनली ड्राफ्टिंग. फॉर्मेट आपको बता दिया है, आपने किस तरह से उसको पैराफ्रेज करना है, क्या लैंग्वेज यूज करनी है, आपको वो सिर्फ कोई नहीं सिखा सकता, वो सिर्फ आपको री रीडिंग से आएगा. जब आप बार बार कंटेंशंस पढ़ेंगे, आप बार बार मेमोरियल्स पढ़ेंगे, जजमेंट्स पढ़ेंगे. देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे. क्या समझ आया इससे? बॉम्बे हाई कोर्ट उसने जो जुरिडिक्शन एक्सरसाइज की थी उसमें एरर था जो अंडर सीपीसी के था. तो अब हम इसमें क्यों मेंशन कर रहे हैं वो समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन उठाया ना कि हमने जुरिडिक्शन अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किया है या स्पेशल पिटीशन क्यों फाइल करनी. यस. सो इश्यूज में आपका था क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन रेज किया वेदर द ऑनरेबल कोर्ट इज empowered to entertain this SLP. वो था क्वेश्चन. समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में आप ब्रीफ में उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे कि आपका क्या तथ्य है उस बात पर, आपके पास क्या एविडेंस है जो आप स्ट्रांगली बता सकते हो कि है जुरिस्डिक्शन, इसीलिए ये केस फाइल किया गया है. ये ब्रीफ में, अभी ये ब्रीफ में बताया है. सिर्फ इतना काफी होगा आपको केस जीतने के लिए? नहीं. और क्या क्या इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको? अब ये जो इसमें मेंशन किया हुआ है दैट इनहेरेंट पावर्स अंडर द सीपीसी, ये कहीं फैक्ट्स में मेंशन था? आपने पढ़ा कहीं? ये कहां से आया? लॉ से. ये पता कैसे चला आपको? जब आपने उन फैक्ट्स पे अपनी इंटरप्रिटेशन लगाई, आपने समझा उन फैक्ट्स को और आपको समझ आया कि नहीं सीपीसी कहीं मेंशन नहीं था, आपने रिसर्च किया तो आपको समझ आया अरे यार सीपीसी में तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेरा जो केस है वो कैसे डिसमिस कर दिया? राइट. कौन से सेक्शन के अंडर है ये सीपीसी में, अगर इफ एनीबडी कैन टेल? इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन 138 टू 145 आई गेस. और ये पर्टिकुलर जो मैटर फॉल करेगा ये सेक्शन 20 के अंडर फॉल करेगा, जहां पर हाई कोर्ट कैन एंटरटेन एनी सूट. ऑल राइट. ये रीजनिंग हो गई आपकी, जो कल आपने इशू फ्रेम किया उसकी रीजनिंग है. सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं इसका. This has led to a loss to the appellants and a violation of principles of natural justice
ये ड्राफ्टिंग से सीखते हैं ये लाइनें। ये आप लॉ पढ़ने से सीखेंगे कि कौन से लेजिस्लेचर कौन से एक्ट के अंडर फॉल कर रहा है आपका कंटेंशन। और ये जो लास्ट की 3 लाइनें हैं, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें आपको अब दिस नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉन्साइंस, राइट इट डाउन। ये आपके हर कंटेंशन में आपको हेल्प करेगा अपना कंटेंशन आर्ग्यूमेंट फॉर्म करने में इन डिटेल। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, जितने भी आप लॉ पढ़ रहे हैं वो सब सिर्फ इन 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज जस्टिस। और यहां पर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ये फ्रेम करने का, ये आर्ग्यूमेंट्स, अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना, राइट। सो व्हाट इज द लास्ट लाइन? आपके एपेलेंट को लॉस हुआ और उसके वायलेशन हुई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की, जो हर इंसान का अधिकार है। द एपेलेंट्स हम्बली सबमिट, लैंग्वेज पे फोकस करना, द एपेलेंट्स हम्बली सबमिट, not the appellants submit. You have to be very very polite while arguing orally and while framing the arguments in your memorial. जब आप लिख रहे हैं you have to be polite. जब आप बोल के वहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को पोलाइट रखिएगा आप। You cannot use any language. You can't go haywire. कुछ भी इधर उधर नहीं, to the fact और बहुत विनम्रता से, ठीक है। Appellants humbly submit that all grounds required for the grant of SLP. SLP के ग्राउंड्स कहाँ पे पढ़ोगे? लॉ पढ़ोगे तो समझ आएगा SLP के क्या ग्राउंड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 136, वहाँ से ग्राउंड्स पता चलोगे तो यहाँ मेंशन करोगे कि ये जो इशू है वो मैं ग्राउंड्स के बेसिस पे फ्रेम कर रहा हूँ, ग्राउंड्स हैं मेरे पास, so that I can prove मैं सही कह रहा हूं। आ रहा है समझ? क्लियर? So grounds required for the grant of SLP are satisfied and hence this honorable court adjudicate the same. अब ये लैंग्वेज, ये लाइन एक बार फिर से पढ़ो और मुझे बताओ इससे क्या आप कंक्लूड कर रहे हो, क्या समझ आ रहा है आपको? The appellants humbly submit that all grounds required for the grant of SLP are satisfied and hence the honorable court adjudicate the same. Reread. कोई बताएगा? आप बता सकते हो? ग्रे जैकेट ट्राई तो करो। ये ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, फिर फायदा क्या हुआ यहाँ पे आने का? पैसे भरे हैं ना, यहाँ आने के लिए फीस दी है ना, तो फिर फायदा क्या हुआ? यहां से कोई आप बताओगे? चेक शर्ट, खड़े हो, ट्राई करो। जो आर्टिकल 136 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी भी पर्सन को मतलब कि कोर्ट का आगे अपील करने की वो देता है अनुमति। ठीक है, इतने समझ आया। लास्ट लाइन से लास्ट लाइन पढ़ो, क्लियर है? वहां से दिख रहा है आपको? पढ़ो इसको, रीड करो इसको। चुप हो जाए, बाकी सिर्फ इनकी आवाज आनी चाहिए। For the grant of a special leave for appeal are satisfied and hence the honorable court adjudicate the same. समझ गया? बैठ जाओ, आप ट्राई करो।
मैम जो SLP फाइल की है वो क्लाइंट ने वो जस्ट कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी हमें लॉस हुआ है वो हमें मतलब वो लॉस को सेम मतलब पूरा करा जाए। ठीक है, वो किन बेसिस पे कर रहा है ये रिक्वेस्ट? कुछ सोच रहा होगा वो, क्या सोच के उसने ये रिक्वेस्ट की? जज साहब के आगे क्यों उसने ये दरख्वास्त की? ग्राउंड, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राउंड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्राउंड। ठीक है, तो वो ग्राउंड पढ़ के उसे क्या लग रहा है? कि जो लॉस हुआ है वो लॉस पूरा हो जाएगा। ठीक है, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। The appellants humbly submit that all grounds required for the grant of a special leave for appeal are satisfied and hence आप assume करके चल रहे हो कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। You are assuming here। आप किसी चीज के लिए आप कब लड़ते हो? आप अपनी ये छोड़ो, इन जनरल आप किसी चीज के लिए कब लड़ते हो? जब आपको लगता है वो आपकी चीज है, राइट? है ना, कि ये हमारा पॉइंट ठीक है, ये हमारी थिंकिंग ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल बाहर कोई बाइक खड़ी है, आपके और एक और पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि ये मेरी बाइक है, ये मेरी बाइक है। आप किस बेसिस पे लड़ोगे उससे और उसे बताओगे कि ये मेरी बाइक है? आरसी के बेसिस पे। आपको पता है कि आपके पास आरसी है, प्रूफ है आपके पास, तो आप अज्यूम करोगे कि मैं ही सही हूं। राइट फ्रॉम द बिगनिंग जब आप आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करेंगे और फिर उनको समरी में लिखेंगे, पहले इश्यूज फ्रेम करेंगे तब से लेकर जब समरी फ्रेम करेंगे, देन जब आप डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स में जाएंगे, यू विल अज्यूम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि आप सही हैं। आपको बस उस चीज को प्रूव करना है। अगर आप इसी में लग गए कि यार आप खुद ही कंफ्यूज हो, मैं सही भी हूं या नहीं, वहां टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। फिर आप प्रूफ्स तो गैदर ही नहीं कर पाओगे। आप सोर्सेज जिसके बेसिस पे आप वो अपने आप को सही प्रूव कर सकते हो, आप वो रिसर्च ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए पहले अपने इश्यूज स्ट्रॉन्ग फ्रेम करो ताकि आपको डाउट ना रहे कि आप सही हैं या गलत। समझे? थैंक यू। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ग्राउंड्स जो हैं रिक्वायर्ड फॉर ग्रांट ऑफ SLP वो सैटिस्फाइड हैं, चाहे उसमें कुछ कमी हो भी, आप कहेंगे कि वो दे आर सैटिस्फाइड। वो आपके ओपोनेंट की ड्यूटी है आपको बताना सही या गलत। रिबटल वो करेंगे, ऑब्जेक्ट वो करेंगे। आप ये मान के चलेंगे आप सही दिशा में जा रहे हैं व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग अ केस। क्लियर? सेकंड ब्रीफ। अभी इसका हम चलो यही करते हैं। आप प्लीज आप रीड कर देंगे। It is humbly submitted to this honorable court that the contract was subsisting between the appellant and the respondent stood amended after acts of the persons authorized to do so on the behalf of the respective companies. The argument of the respondent that the contract was not amended is on baseless grounds. It is humbly submitted that by virtue of doctrine of estoppel, doctrine of holding up, and doctrine of indoor management, the respondents are bound by the amended contracts. थैंक यू। सेकेंड इशू क्या था? ये था whether the respondent company National Insurance Corporation is bound by the contract as amended by Mr. Bhullar. सेकेंड कंटेंशन ये फ्रेम किया था, इसमें आंसर दे रहे हैं आप। इधर से वेदर हट चुका है, अब वो इश्यूज फ्रेम में था, वेदर दिस इज हैपनिंग, वेदर दिस इज राइट, वेदर द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन। इधर आप आंसर दे रहे हैं। द रिस्पोंडेंट कंपनी NIC is bound by the contract as amended by Mr. Bhullar. It is humbly submitted to this honorable court that the contract that was subsisting between the appellant and respondent stood amended. ये मान के चल रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट अमेंड हो गया था। क्यों? After the acts of the person authorized to do so on behalf of the respective companies. किनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? कौन दो
पर्सन्स थे? मिस्टर भुल्लर एंड मिस्टर दास किसके बिहाफ पर थे? कौन सी कंपनी से थे? और मिस्टर भुल्लर NIC से। तो ये उस बेसिस पे बता रहे हैं कि उन दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अमेंडमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, सो दे आर बाउंड टू फुलफिल दैट। वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्योंकि वो कंपनी से आए थे वो लोग। कॉन्ट्रैक्ट में एविडेंस में रूल ऑफ एस्टॉपल, कॉन्ट्रैक्ट में एस्टॉपल पढ़ा है? व्हाट इज इट? पीछे से पढ़ा है किसी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? यहां सब कौन से ईयर के स्टूडेंट्स बैठे हैं? मेजॉरिटी फर्स्ट। मैम सब फर्स्ट ईयर से हैं? नहीं, मिक्स बैठे हैं, फिफ्थ के हैं, सिक्स्थ के हैं, पढ़ रहे अकाउंटेंट पढ़ा है इन्होंने भी पढ़ लिया अकाउंटेंट, बस से वालों ने भी पढ़ लिया अकाउंटेंट, पढ़ा है अकाउंटेंट। तो बताओ फिर क्या है एस्टॉपल? फाइनल के बैठे हैं हमारे पास, 10 सेमेस्टर के बैठे हैं बेटे, सबसे लास्ट में 10 सेमेस्टर के बैठे हैं, उन्होंने सारा लॉ पढ़ लिया है। बताओ, एग्जाम्पल देके बता दो। डेफिनेशन नहीं पूछ रही मैं आपसे, मुझे नहीं आता, मुझे समझा दो, मुझे समझना है एस्टॉपल क्या होता है। अच्छा चुप शांति। अब मैम यहाँ बैठे हैं, ये आपके टीचर हैं, इस कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं अगर मुझे कोई बात करनी है, कॉलेज को कुछ मैसेज कन्वे करना है और मैं इन्हें करती हूँ, किस बेसिस पे करूँगी मैं इन्हें कन्वे अपना मैसेज? किस बेसिस पे बात करूँगी मैं इनसे? ये ऑथराइज्ड है कॉलेज की तरफ से, और ये रिप्रेजेंट भी ऐसा कर रहे हैं कि ये यहाँ पे टीचर हैं तो शी इज ऑथराइज्ड। दिस इज एस्टॉपल। लेकिन अगर ये टीचर हैं लेकिन मैनेजमेंट ने इनको ऑथराइज नहीं किया, अगर कि आप हमारे बिहाफ, अभी मैनेजमेंट ने इनको ऑथराइज किया हुआ है कि आप हमारे बिहाफ पे जो भी मैसेज कम्युनिकेशन है आप कर सकते हैं, अगर इन्हें इनके मैनेजमेंट के बिहाफ पे ये नहीं कर सकते, ये ऑथराइज नहीं है, और मैं इन्हें कुछ कन्वे करती हूँ, कुछ कम्युनिकेशन होता है इनके और मेरे बीच, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो विल दैट बी एनफोर्सेबल? नो। ये वही बता रहे हैं यहाँ पे कि एक्ट्स ऑफ द पर्सन्स ऑथराइज्ड टू डू सो ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपनीज, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज सबसिस्टिंग बिटवीन एपेलेंट एंड रिस्पोंडेंट स्टूड अमेंडेड। दोनों पार्टीज को आपस में पता था कि पेट्रो कंपनी से मिस्टर दास हैं और NIC से मिस्टर भुल्लर हैं। मिस्टर दास ने बोला आप प्लीज़ हमारा 100% कवर कर दीजिए, भुल्लर साहब ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। उन्होंने बहुत अफर्मेटिवली बोला, कंफर्म नहीं किया लेकिन बहुत अफर्मेटिवली बोला। तो मिस्टर दास ने सोचा कि ये तो अब कंपनी की तरफ से और इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो आई कैन ट्रस्ट हिम। हो गया समझो कॉन्ट्रैक्ट अमेंड, लेकिन नहीं हुआ। वो किस बेसिस पे, यही किस बेसिस पे लड़ेंगे कि वो पर्सन ऑथराइज था इसलिए मैंने उसे ट्रस्ट किया, है ना। अगर वो कोई और होता तो क्या मैं उसे ट्रस्ट करता? ऐसे ही किसी से तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता मैं। मुझे लगा वो उस कंपनी से हैं और बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मुझे लगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पूरा। आफ्टर दैट the argument of the respondent that the contract was not amended is on baseless grounds। आपके ओपोनेंट ने तो डिनाई कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट अमेंड हुआ ही नहीं है। किस ग्राउंड्स पे उन्होंने बोला? बेसलेस हैं वो ग्राउंड्स, मैं सही हूँ वो नहीं। अगेन अजम्पशन, मैं सही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट अमेंड हो चुका था। ऑलराइट, आप चाहे रियल लाइफ सिनेरियो में जाइए, रियल केस में जाइए या मूट कोर्ट में, आपको ऐसे ही आर्ग्यू करना होगा। आपको अज्यूम करके चलना होगा कि आपके कंटेंशंस आर राइट एंड बस उनको सपोर्ट करना
रीजनिंग से। जहाँ पे रीजनिंग फेल हो गई, जहाँ पे आपने एक से आर्ग्यूमेंट के लिए या जो भी आप कह भी रहे हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं, सिर्फ आप बोल भी रहे हैं, उसके पीछे अगर रीजनिंग नहीं है, दैट विल फेल वेरी बैडली। आपको इसमें रीजन देना जरूरी है। अभी ये ब्रीफ में है, ये एक आप ब्रीफ बता रहे हैं कि हम आगे क्या डिटेल में आर्ग्यू करने वाले हैं, इसमें आप सब चीज़ नहीं बताएंगे, वरना तो सब कुछ ट्रेलर में ही पता चल जाएगा। ओपोनेंट भी तो यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर अगर आप जो ये रीजंस हैं आप अगर अपने इश्यूज़ में ही बता दें या फिर ये जो ब्रीफ है उसमें ही बता देंगे, तो ड्राफ्ट तो आपको अपने ओपोनेंट को भी देना है। कोर्ट में केस फाइल करते हो, एक कॉपी अपने पास रखते हो, एक डिफेंडेंट एक कोर्ट की होती है ना, तो वो क्यों लेते हैं कॉपीज़, किस लिए देते हो उनको कॉपीज़? अपनी प्लीडिंग्स की, जो आपने प्लेंट फाइल की है उसकी कॉपी क्यों देते हो? राइट, ताकि उसमें लूप होल ढूंढ सकें। अब अगर 50 पेज की प्लेंट है और मैं स्टार्टिंग में सब अपने जो मेरे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, रीजंस हैं, अगर मैं वो स्टार्टिंग में ही क्लियरली शॉर्ट में लिख दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना कि इसके अगेंस्ट हम क्या आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो आगे लिखेंगे डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स में, तो किसी के पास इतना समय होगा कि वो उन डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स को पढ़े? हर कोई हेडिंग्स ही पढ़ता है। आप लोग भी एग्जाम देने से पहले हेडिंग्स पढ़ के रिवाइज करते होगे, यस? इसीलिए ये हेडिंग्स हैं आपकी। सब्जेक्टिव आंसर अभी बाद में लिखना है हमें, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होगा। बेसिस ये है उन डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स का। जो जो चीज़ें आप आर्ग्यू करने वाले हैं आगे डिटेल में, ये वो आपको इसमें मेंशन करनी है। नॉट नेसेसरी कि सेक्शंस, केस लॉज आपने इसमें नहीं लिखने, आपने इसमें सिर्फ ये बताना है आप किस बेसिस पे कर रहे हो। जैसे कि इसमें इट इज़ हम्बली सबमिटेड दैट बाय वर्च्यू ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, किस बेसिस पे? डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल के बेसिस पे, या होल्डिंग आउट के बेसिस पे, या इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी लॉ में पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। रिस्पोंडेंट्स आर बाउंड बाय द अमेंडेड कॉन्ट्रैक्ट। हमने मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट अमेंड हो चुका है और सामने वाली पार्टी इज बाउंड। क्लियर है? ये इतना क्लियर है? आगे बढ़े? कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन? कुछ सोच रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? बताओ। जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, हाँ, वो अमेंड हुआ नहीं और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक हो सकता है जब दोनों पार्टी साइन करती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कैसे कर दिया? नहीं, ये वर्बली अग्रीमेंट वर्बली भी हो सकता है ना। वहाँ पे टू है कॉन्ट्रैक्ट, राइट, वो बाउंड हो जाती है। हाँ। उन्होंने भी अच्छे तरीके से ये कंफर्म तो नहीं किया था ना, जस्ट एक अजम्पशन है। अजम्पशन, वही तो आपको अज्यूम करना है। और एक और क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने 100% की बोली थी, 100 कर दो, उसका कोई इशू नहीं किया है। आगे आएगा ना, हमने इशू फ्रेम तो किया था कल उसमें, ये देखो, वही मैं बता रही हूँ अभी आपको। ये थर्ड इशू पढ़ो एक बार। Whether the appellants had a good claim at the time of serving the notice of abandonment to the respondents. ये इशू क्या समझ रहे हो इससे? क्या समझ रहे हो? गुड क्लेम मतलब क्या उनके पास राइट है क्लेम करने का, जो वो क्लेम कर रहे हैं, और वो क्या क्लेम कर रहे हैं? 100% कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 100% का हुआ था। ये वही इशू है, ये ही है आर्ट ऑफ फ्रेमिंग। जो समझदार होगा उसे समझ आएगा। आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं आपको वैसे बता रही हूँ जैसे ऑपोजिशन के लिए आप कह रहे हैं, अगर वो समझदार होंगे इतने तो ये देखते ही वो पहचान लेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग कंटेंशंस बनाएंगे, ठीक है? और सर्विंग द नोटिस ऑफ अबैंडनमेंट कब किया था उन्होंने नोटिस सर्व?
उससे पहले उनको कि उनकी शिप को रिकैप्चर, मतलब उनकी शिप उनके वापस मिल गई है, नहीं मिली थी ना, उनके हिसाब से तो लॉस हो गया था। उस डिड दे हैव अ गुड क्लेम एट द टाइम ऑफ सर्विंग द नोटिस? जब उन्होंने वो नोटिस सर्व किया, क्या उस वक्त उनके पास वो राइट था वो क्लेम करने का? ये है वो इशू, 100% और 80% वाला, ठीक है। अब थर्ड आर्ग्यूमेंट आप पढ़ेंगे और आप समझाएंगे मुझे। कौन समझाएगा? इन दो और ये 3 स्टूडेंट्स को छोड़कर। मैम कौन समझा सकता है, आप बता दो। यही एक है ना, हमारे बाकी 4 घंटे पीछे वो फाइनली ऐसे हैं योद्धा, वो समझा सकते हैं बस। वो वैसे भी रोल मॉडल है ना बाकी सबके लिए, तो वो समझा सकते हैं, क्योंकि क्लास में फोन आए तो ना वो फोन उठाते हैं, सीधे होकर पढ़ते हैं, तो वो समझा सकते हैं। वो येलो जैकेट वाला वो समझा सकते हैं, येलो जैकेट वाला लड़का बैठा है वो समझा सकते हैं। यहाँ से कभी कोई जवाब नहीं आता, इस रो से। क्या क्या कह रहे हो? कल दिया था, निकलवाया था, दिया नहीं था, आज देना चाहिए। कल बहुत बच्चे इंटरैक्ट कर रहे थे, इसलिए आपको भी मजा आ रहा था और मुझे भी। मानते हो? अगर सिर्फ यही 3 ने अगर जवाब देना तो मैं इनको इन 3 को ही क्लास दे देती हूँ फिर। दो मिनट हैं, समझ लो और समझा दो फिर। यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ट्राई तो करके देखो। यहाँ पे आ जाओ पहले आप तीनों, इधर आ जाओ, वहाँ से दिखेगा नहीं आपको। जल्दी जल्दी। पढ़ो, समझो, जितना समझ आता है उतना बताओ। आप लोग भी, आप 5 ये पढ़ो और फिर समझाओ। इतनी बातें कर रहे हो, यहाँ आके क्यों नहीं बोलते हो फिर? कौन सी 4th लाइन ना? For the release went on till 1 month when the US membership intercepted the message indicating that the vessel, ये उसमें था, मूड प्रॉब्लम में था। ये सिर्फ आपको मेमो पढ़ाया था फैक्ट्स के बेसिस पे, ठीक है। सो वो अभी यहाँ पे हमारे पास, हम प्रॉब्लम पढ़ने का और उतना हमारे पास वी डोंट हैव दैट मच टाइम। लेकिन जब आप ये आपको पता चलेगा फैक्ट्स अच्छे से पढ़ने से, मूड प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ने से, ठीक है। At that juncture, the appellants were irritated. At that stage, at that point of time.
आओ फिर समझाओ, आगे आके पढ़ो ना फिर जोर से, बाकी सब स्टूडेंट्स भी सुनेंगे। मैम क्या नाम है इनका, प्लीज एक बार। हाँ जी मिस्टर दक्ष, आप प्लीज यहाँ के रीड कर दीजिए एंड देन एक्सप्लेन। रीड कर दो फिर, रीड तो कर सकते हो। यहाँ आकर रीड करने में इतना क्या सोचना है, आपकी आवाज़ जाएगी नहीं सब बच्चों तक, या तो खड़े होके वहाँ से रीड करो और सब तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। इतना क्या सोच रहे हो, वकालत क्यों कर रहे हो, बस शादी करवाने के लिए? प्रैक्टिस कुछ नहीं करना, तो फिर तो यहाँ भी बैठने का क्या फायदा है? Why you sitting here then? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। ये कंपल्शन उन बच्चों के लिए है जो सीखना चाहते हैं। आप भी सीख सकते हो अगर ट्राई करोगे तो। हाँ तो रीड करो ना खड़े होके। Is it that much a big problem कि आप खड़े होके रीड नहीं कर सकते and you are final year students and you can just stop sitting behind? समझाना तो दूर, आप रीड तो कर दीजिए। कौन करेगा? प्लीज रीड कर दो यार, एटलीस्ट यू कैन रीड। थैंक यू। Insurer, the loss cost fell within the ambit of actual total loss as defined section 57 of the Marine Insurance Act 1963, and which was captured by the... अभी इतना। Thank you so much. What's your name? Thank you, Mehak. The appellants had a good claim at the time of serving the notice of abandonment to the respondents. Again, आपका weather वाला question in affirmation, in assumption. The appellants submit that at the time when the notice of abandonment was given to the insurer, the loss caused fell within the ambit of actual total loss, as defined under section 57 of Marine Insurance Act. ये आर्ग्यूमेंट किस बेसिस पे कर सकते हैं आप? ये लाइंस किस बेसिस पे लिखी गई हैं? ये जो 3 लाइंस रीड की, ये किन बेसिस पे आपने अपना आर्ग्यूमेंट का ब्रीफ दिया? लॉ? कौन सा लॉ? उसके लिए आपको ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये कहाँ से पता चलेगा कि ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा मुझे? तो कौन सी लॉ अप्लाई होगी? मरीन इंश्योरेंस एक्ट। स्पेसिफिक लॉ जनरली हम नहीं पढ़ते, लेकिन टू आर्ग्यू योर केस आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और वो कब पढ़ेंगे? जब आप रिसर्च करेंगे। ड्यूरिंग योर रिसर्च यू विल रीड दिस एक्ट। सेक्शन 57 के लिए द नेगोशिएशंस फॉर द रिलीज वेंट ऑन टिल 1 month when the US naval ship intercepted the message indicating that the vessel and its crew were unlikely to be released in short order. The negotiations further went on for about 1 month when the petitioner finally served the notice of abandonment to the respondent. It is submitted that at that juncture the appellants were irretrievably deprived of the goods in question and their claim
अंडर द पॉलिसी टेकन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स वाज गुड इन लॉ एज वेल एज इन फैक्ट। कुछ प्रॉब्लम लग रही है यहाँ? मैम प्रॉब्लम ही समझ ही नहीं आया नहीं समझ आया? कि जो इशू है हाँ। उसके अगेंस्ट ये आर्गुमेंट है, क्योंकि आपने कहा जो इशू है वो है लाइक मतलब 80 था तो उन्होंने और लिखे थे कि हम 100 कर देंगे। उस पॉइंट में मैम इसमें कोई एक लाइन भी नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू एट दैट पॉइंट। ये तो हम ये कह रहे कि हाँ 1 मंथ का था, ये एक्ट आ गया, उसको हम That was not an issue. That was one issue. या जो इशू है उस पर आर्गुमेंट होगी ना। ओके ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रीफ आर्ग्यूमेंट्स, इसीलिए इसमें अभी वो पॉइंट डायरेक्टली रेज नहीं हुआ। और होगा कि नहीं? होगा, होगा जब हम वो डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, सो ये अब आपने इसमें एक चीज देखी, क्या लिखा हुआ है ये? द नेगोशिएशंस फर्दर वेंट ऑन फॉर अबाउट 1 मंथ। ये फैक्ट्स में कहीं मेंशन था? कल हमने फैक्ट्स रीड किए थे, क्यों नहीं था वहाँ फैक्ट्स में मेंशन? ये क्यों मेंशन नहीं था? ये कोई बता सकता है क्यों फैक्ट्स में आपने नहीं पढ़ी ये चीज़? क्योंकि जब आपके पास मूड प्रॉब्लम आती है, वो जो प्रोपोजिशन आएगी 2 पेज 3 पेज 4 पेज की, आपको उसमें से फैक्ट्स लिखने हैं। आप क्या फैक्ट्स लिखते हैं उसके बेसिस पे आपका केस आगे होगा। ये जो हम ये मेमोरियल पढ़ रहे हैं, ये आप जैसे स्टूडेंट्स ने ही फ्रेम किया है। कल बताया था कि ये सैम्पल मेमोरियल है। सो व्हाट डू यू सी कि इन्होंने फैक्ट्स में तो ये चीज़ कहीं मेंशन ही नहीं की। एंड डू यू थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? आपको नहीं लगता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, एक फैक्ट हो सकता है हमारे फेवर में यूज़ हो सकता है जो, बट वो फैक्ट्स में मेंशन नहीं किया हमने। दिस मे बी एन एरर। आपको ऐसे एरर्स को ध्यान में रखना है। रिस्पोंडेंट इसको लेकर आर्ग्यू कर सकता है। राइट, रिस्पोंडेंट इसको आर्ग्यू कर सकता है। एंड एक और चीज़, जब आप इन रियल लाइफ प्लेंट फाइल करते हैं तो जो आपने इनिशियल प्लेंट में, फर्स्ट प्लेंट में आपने ड्राफ्ट कर दिया, इश्यूज रेज, सॉरी जो आपने अपने कंटेंशंस डाल दिए उसमें इश्यूज, आफ्टर दैट दे आर कंसिडर्ड टू बी फाइनल। अमेंड हो सकती है प्लेंट कैन बी अमेंडेड, बट उसके लिए फिर आप एफिडेविट फाइल करोगे, सो दैट कैन बी क्वेश्चनड इन कोर्ट। इसीलिए फैक्ट्स को बहुत बहुत बारीकी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई फैक्ट मिस आउट ना करो। ताकि अगर आपसे अब ये आप आर्ग्यू करेंगे तो क्या आपसे जैसा पूछेंगे, नहीं ये आपके कहीं फैक्ट शीट में तो था ही नहीं, हाउ आर यू आर्ग्यूइंग इट नाउ? ये तो मूड प्रॉब्लम है। इन रियल लाइफ आपको भेज देंगे कि फिर से अपने अमेंडमेंट के लिए एफिडेविट फाइल कीजिए। सो फैक्ट्स को बहुत अच्छे से रीड करना। Then save the notice for the negotiations further went on for about 1 month when the petitioner finally served the notice of abandonment to the respondent. जो notice of abandonment दिया था पेट्रो कंपनी ने, it is submitted that at बैकअप है मैम, पावर बैकअप। चलो कोई बात नहीं। सो अभी तक का क्लियर था आपको? कुछ इस इशू के रिगार्डिंग कुछ और पूछना है अभी? ये समझ आया या और कुछ आपको डाउट है? जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम ड्राफ्टिंग सिखा देना, ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे? दैट वाज वन क्वेश्चन। इनसे क्वेश्चन आया रिगार्डिंग SLP। और कुछ डाउट जो अभी तक आपने डे 1 से अभी तक आपने सुना है, पढ़ा है, या कोई और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? क्या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट वाली या इशू वाली क्लास थी ना, आप नहीं थे उस दिन? वो तो बहुत लेंदी क्लास थी। मैम वो एग्जाम जैसे क्या हमने उस दिन, ए और जो बी वो जा रहे थे, आपको उसमें फैक्ट बता दिया था और उसी में हाँ फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट बताया था। सो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि फैक्ट्स क्या होंगे।
जो इसमें हम इंडेक्स में हमने एक कॉलम लिखा है ना, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स? सो दैट इज बेसिकली सेट ऑफ फैक्ट्स, सेट ऑफ स्टोरीज. जो आपने फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, आपने उसको कैसे इंटरप्रेट किए. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चेयर यहाँ पर है, नहीं ये स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर है, ये स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर है. दिस इज अ फैक्ट. एविडेंस में पढ़ा होगा आपने सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट. फैक्ट कैन बी एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड perceived by senses. हाँ, that perceived by sense, that is one form of it. Basically कोई चीज़, कोई थिंग हो रही है और एनीथिंग, जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं या अभी लाइट चली गई है, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ थिंग्स. लाइट चली गई है, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये फैक्ट बन चुका है. देन एक और एग्जाम्पल दिया था हमने, रिलेशन बिटवीन यू एंड योर फादर. डीएनए के थ्रू प्रूव करेंगे, वो भी फैक्ट होगा. अब रेलेवेंट फैक्ट क्या है और फैक्ट इन इशू क्या है, हमें इसका डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है. लाइक फैक्ट इन इशू वुड बी दैट यहाँ स्मार्ट बोर्ड है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है, लाइट नहीं है सपोज, है ना, स्मार्ट बोर्ड है, चल नहीं रहा है, ये फैक्ट है. क्लास है हमारी, फैक्ट इन इशू होगा, स्मार्ट बोर्ड चल नहीं रहा है. क्यों नहीं चल रहा है? लाइट नहीं है. दैट वुड बी अ रेलेवेंट फैक्ट. कि वो फैक्ट, वो इशू क्रिएट क्यों किया, वो फैक्ट इन इशू क्यों बना, क्योंकि लाइट नहीं है. वो प्रूव कैसे करोगे, वो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा आपका. समझे? कुछ क्लियर हुआ? बिकॉज उस दिन हमने बहुत डिटेल में किया था, ये इन ब्रीफ में आपको बता रही हूँ. और कुछ, एक और आपके साथ कल एक फ्रेंड थी ना आपकी, व्हाट्स हर नेम? सुनिधि. शी डिडंट कम टुडे? ओके. इशूज फ्रेम कौन करता है? पार्टीज. तो मैम दोनों पार्टीज के अलग अलग इश्यूज नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल अलग अलग होंगे. आपको बताया था मैंने ये चीज़, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताई थी कि दोनों पार्टीज़ के अलग अलग इश्यूज होंगे. पार्टी ए, आप अपनी तरफ से सोचेंगे ना आपको क्या प्रॉब्लम हुई, उनको वो सेम प्रॉब्लम थोड़ा हुई होगी. आपको जो प्रॉब्लम हुई, आपकी जो, उनकी और आपकी राइट सेम नहीं हो सकती. आपकी राइट्स होंगी तो उनकी ड्यूटीज़ होंगी, उनकी राइट्स होंगी तो आपकी ड्यूटीज़ होंगी. उसी हाँ डिनाई करेंगे. यस. जैसे वो इशू फ्रेम करते हैं तो एकदम से कोई भी आंसर नहीं दे सकता है, उसका आर्गुमेंट्स के लिए रेडी नहीं होता, क्या टाइम देते हैं वो इशू फ्रेम करने के लिए? यही प्रोसीजर है. आप ये मेमोरियल बनाएंगे, सबसे पहले कंपटीशन का नोटिफिकेशन आपके पास आया, आपको पता चला 1 महीने बाद आपका कंपटीशन है. आपको उसमें सब रूल्स दिए जाएंगे, जो हमने रूल बुक पढ़ी थी, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे. आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद, कभी कभी वो रूल बुक आपके उसी नोटिफिकेशन में ही मूड प्रॉब्लम होती है, जो मैटर होता है, या कभी 1 हफ्ते के बाद, कुछ दिनों के बाद वो मूड प्रॉब्लम आपको भेजी जाती है. आप उसको स्टडी करेंगे, आप ऐसी एक फ़ाइल प्रिपेयर करेंगे विच इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम, ठीक है. और आप पिटिशनर की तरफ से भी करेंगे, रिस्पोंडेंट की तरफ से भी. फर्स्ट राउंड में आपको दोनों की तरफ से करना होगा. तो आप दोनों की तरफ से सोच के इश्यूज़ बनाएंगे, ठीक है. अब इश्यूज़ आप बनाएंगे, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा उसको सबमिट करने का. मेमोरेंडम पूरा बना लिया, अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, आप अपने टीचर्स को दिखाना वो 2-3 बार वो मेमोरेंडम, गिव देम फॉर प्रूफ रीडिंग, कि कुछ मिस्टेक है वो आपको बता पाएंगे फिर. इसीलिए इतना टाइम हो जाएगा. फाइनल करके आपको पहले अपना मेमोरेंडम सबमिट करना होगा, वहाँ आपको भेजना होगा अपना मेमोरेंडम. कंपटीशन तो सिर्फ 1 दिन होगा, 2 दिन होगा हद. अगर 4 राउंड्स हैं, 3 राउंड्स हैं, डिपेंडिंग 2 राउंड्स हैं, 1 या 2 दिन का कंपटीशन होता है. बट उससे पहले की होती है सारी मेहनत. उस दिन आपको सिर्फ ओरली अपने आप को आर्ग्यू करना है, प्रेजेंट करना है, जो हम कल परसों और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की क्लास में हम सीखेंगे. वील गो टू द मूड कोर्ट रूम, आपके कॉलेज में भी है मूड कोर्ट रूम, वहाँ पे हम जाके वो सब सिखाएंगे. बट उससे पहले का प्रोसीजर है ये मेमोरेंडम प्रिपेयर करना. और जो आप पूछ रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स का टाइम कैसे मिलेगा, जब आपने अपने मेमोरेंडम में ही आर्ग्यूमेंट्स लिख दिए
वो सफिशिएंट टाइम है, वो टाइम आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें, लिख सकें। हाँ, ऑब्वियसली यू कैन रेफर टू द मेमोरेंडम जब आप आपके क्वेश्चन पूछा था कि रिस्पोंडेंट और पिटिशनर के इशू ही अलग होते हैं, तो फिर जैसे हम दोनों अपोजिट पार्टी में हैं, तो हाँ। अगर जो इशू ये वो कर रहा है, रेज कर रहा है, तो उसका आंसर उसे नहीं देना पड़ेगा। आपको टाइम मतलब आपको वो मेमोरेंडम आपस में एक दूसरे को भी दिखाने होंगे, आपको वो टाइम मिलेगा। कभी कभी जैसे आप अपना मेमोरेंडम सबमिट करेंगे उसी के 1 या 2 दिन में आपका मेमोरेंडम ऑपोजिट टीम को भेज दिया जाएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो गो थ्रू इट, और उनका मेमोरेंडम आपको भेज दिया जाएगा। एंड समटाइम्स आपको कंपटीशन के डे ही या 1 दिन पहले आपको मेमोरेंडम्स दिखाए जाते हैं उनके, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग। इसीलिए सबसे पहले मैंडेटरी है रूल बुक पढ़ना। कहीं भी वहाँ कितने पेजेस का मेमोरेंडम होना चाहिए, आप कितने पेजेस में इश्यूज फ्रेम कर सकते हैं, कितने पेजेस का आपका आर्ग्यूमेंट्स का ब्रीफ होना चाहिए, कितने पेजेस में आपका डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए। मैम एक और डाउट है, जो इश्यूज होते हैं वो पहले जो आर्गुमेंट्स होंगे वो लाइन पहले मतलब एप्लीकेंट की साइड से होंगे, रिस्पोंडेंट की साइड से होंगे, जैसे दोनों की फाइल अलग बनती है, हाँ, तो हम लोग साइड से आएंगे। जब आर्गुमेंट्स होंगे तो पहले एपेलेंट एप्लीकेंट और एप्लीकेंट रिस्पोंडेंट के जो आर्गुमेंट्स होंगे वो पहले दोनों साइड से होंगे। नहीं, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये टीम ए है, ये टीम बी है, इन्होंने भी पिटिशनर की साइड और रिस्पोंडेंट की साइड से प्रिपेयर किया, आपने भी। पहले ये टीम पिटिशनर बनेगी, आप रिस्पोंडेंट, देन यू विल बी द पिटिशनर की साइड से एंड ये रिस्पोंडेंट की तरफ से। ठीक है, क्लियर है अभी? और कुछ पूछ लो अगर कुछ और भी है तो। थोड़ा सा रह गया, आज वाइंड अप करना वरना फिर ठीक है। थैंक यू सर। ये मैं आपको मेमोरेंडम मैं मैम को मेल कर दूंगी, ये आपको फॉरवर्ड कर देंगे इन वॉट एवर मैनर ऑफ कम्युनिकेशन जो भी आपका है, सो दैट आप इसको, ये हमेशा आपके पास रहे आप, क्योंकि बिकॉज आप इससे रिलेट कर पाओगे। ऑलवेज व्हेन यू नीड अ गाइडेंस आप इसको रेफर कर सकते हो। ये देख रहे हो, जैसे इशू नंबर 2 है लाइक दिस या 1, कहाँ पर थे हम? ठीक है, हमने 3rd कर लिया। इसमें और कुछ पूछना है? आगे बढ़े हम लोग। कौन सी? ये वाली? The negotiations further went on for about 1 month when अच्छा ये it is submitted that at that juncture that the appellants were irretrievably deprived of the goods in question and their claim under the policy taken from the respondent was good in law as well as in fact। अब ये यहाँ पे वो क्वेश्चन आ गया टोटल एंड जो आप टोटल लॉस की बात कर रहे हो वो वाला क्वेश्चन आ गया। अभी ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, वो आप आगे पढ़ोगे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें और कुछ पूछना है आपको? क्लियर दिख रहा है? यहाँ से मैं इधर आ जाती हूँ अब। ठीक है, देन कम्स द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड। क्या लिखा है पहले? पॉइंट 1 क्या है? इश्यूज में भी लिखा था ये, वेदर द पिटिशन इज मेंटेनेबल। ब्रीफ आर्ग्यूमेंट्स में भी लिखा था, अब ये आर्ग्यूमेंट्स एडवांस में भी। अब इसमें आप देखेंगे सब कंटेंशंस हैं, सब पॉइंट्स हैं, ये हैं आपके डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स। मेक इट अ पॉइंट, डिटेल आर्ग्यूमेंट्स, इट्स नॉट नेसेसरी पॉइंट्स में हो,
इट्स बेटर अगर पॉइंट्स में हो। आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, जैसे जजमेंट्स आपने पढ़ी होंगी, मोस्टली दे आर इन पैरा फॉर्म, लेकिन अगर कोई जजमेंट पॉइंट फॉर्म में है तो वो पढ़ने में ज़्यादा इजी रहता है, इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है। सिमिलरली आपको पॉइंट्स में लिखना है, सब पॉइंट्स, सब पॉइंट्स लाइक 1.1, 1.1.1, ऐसे आप सब पॉइंट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ये फर्स्ट ही ले लेते हैं। इन्होंने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो कि जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है कि पिटिशन मेंटेनेबल है या नहीं, उसमें पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया इन्होंने, प्लीज रीड आप। The appellant has locus standi to approach this honorable court. Article 136 empowers the Supreme Court to grant jurisdiction to appeal from any judgment, decree, recommendation, sentence or order in any case, cause or matter passed by any court or tribunal in any territory of India. It is humbly submitted that power under Article 136 can be exercised against any kind of judgment or order which is causing injustice to any party and to serve the need and power under Article 136 is unfettered. ठीक है, क्या लग रहा है? ये सोच लो ना इतना क्यों इतना डिटेल में लिखा है, वही एक पॉइंट को इतना लंबा कर दिया। जो ब्रीफ में हमने लिखा था कि आर्टिकल 136 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पावर है, पास पावर है एसएलपी एंटरटेन करने की, उसको कितना स्ट्रेच किया। दिस इज डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रीफ तो कर दिया, लेकिन बेसिस ये है। व्हाट इज लोकस स्टैंडी, पता है? लोकस बताओ, ट्राई। पढ़ा है, रिकॉल नहीं हो रहा। लोकस स्टैंडी इज, हाँ, बेसिकली इट इज़ योर आपका एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड, इट डिफाइंस एन एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप। जैसे द एपेलेट कोर्ट हैज़ लोकस स्टैंडी, एस्टेब्लिश्ड है उनकी वो रिलेशन सुप्रीम कोर्ट की, किससे? एपेलेंट से। एपेलेंट उस पोजीशन में है, उसका रिलेशन है वो, इसलिए ये एसएलपी फाइल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही हैज़ दैट राइट। उसकी फंडामेंटल राइट, उसकी राइट्स वायलेट अगर होंगी, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के पास 136 में पावर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हैज़ द लोकस स्टैंडी। थोड़ा समझ क्लियर हुआ कुछ, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है? अब लोकस स्टैंडी कोई पूछेगा तो बता दोगे? इट्स बेसिकली द रिलेशन यू हैव। आप किसी से झगड़ा करोगे, जानते होगे उसे, तभी तो झगड़ा कर पाओगे ना। कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो कोई झगड़े का पॉइंट ही नहीं होगा। या किसी के साथ रिलेशन होगा तभी उस पर हक जता पाओगे। किसी को जानते नहीं, रिलेशन नहीं होगा, किसी को हक दिखा दोगे, अपना हक जता दोगे उस पर। सुप्रीम कोर्ट के साथ आपका लोकस स्टैंडी है हर सिटीजन ऑफ इंडिया का, इसीलिए आपके पास राइट है, आप वहाँ पे एसएलपी रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हैं। क्लियर? सो ये बहुत कॉमन, इसको आप हर ड्राफ्ट में आप यूज़ करेंगे। आप इसे जुरिस्डिक्शन पॉइंट एंड लोकस स्टैंडी, ये आपके हर आर्ग्यूमेंट में होना चाहिए। मोस्टली 99.9% आर्ग्यूमेंट्स मेमोज में आपको ये मिलेगा जब आप मेमोरियल्स पढ़ेंगे। सो यहाँ पे 136 की रीजनिंग दे दी। उसके बाद यहाँ पर क्या है ये, इन द केस ऑफ जमशेद, कोई रीड करो मेरे लिए प्लीज़, आप रीड करो। In the case of Jamshed Housing Wadia versus Board of Trustees, the Supreme Court went on the developing trends of settling private disputes under Article 136, and said that it would become necessary for the Supreme Court to intervene in private controversies if such matters have not received sufficient attention from the lower court, or if a decision has led to grave injustice. It is submitted that Article 136 is an overriding power, wherever the court may generally step in to impede justice to remedy injustice. थैंक यू। केस दिखा दिया। अभी तक पूरे मेमोरियल में कहीं केस आया था इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ के अलावा? कहीं नहीं आया था, यहाँ पे आया। क्यों आया? क्यों केस मेंशन किया यहाँ पर पिटिशनर ने?
अथॉरिटी है। अथॉरिटी को कैसे यूज़ किया इन्होंने? जुरिसडिक्शन क्लेम करने के लिए और अपने फेवर में, है ना, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। आप यहाँ पे डिटेल्स में अथॉरिटीज़, बुक्स, रिसर्च पेपर्स रेफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ सब मेंशन करेंगे कौन सा है। इंडेक्स में आपका ऑलरेडी आ जाएगा। अब वो, और ये आप अब एक बात बताओ, जमशेद, ये जो ये केस है जमशेद हॉर्मुसजी वाडिया वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, इसके डिटेल्स कैसे पता चलेंगे? कोर्ट में ड्राफ्ट है, आपको तो चलो पता है, आपने पढ़ा है। जज साहब पूछेंगे कि किस बेसिस पे क्या था इस केस में, एक तो वो आप ब्रीफ में या मेंशन करोगे, जैसे इन द केस ऑफ जमशेद वाडिया वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ द सुप्रीम कोर्ट कमेंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया था किस चीज़ पे? वो टॉपिक जो आपके भी केस से रिलेटेड है, इसलिए आप इसमें ये केस मेंशन कर रहे हैं। और इसमें आपको ये 2 दिख रहा है, ये आप उसमें जाएंगे फुट नोट्स में। व्हाट इज दिस? यहाँ पे आपको साइटेशन पता चलेगी। हाउ विल यू रीड द साइटेशन? कैसे पढ़ोगे साइटेशन? सिर्फ नाम लिख दिया तो जज साहब को समझ नहीं आएगा, वो सर्च अगर करेंगे, ज़रूरी थोड़ा वही केस हो जो आपका है, ऐसे हज़ारों केसेस होंगे सेम टाइटल से। यू विल मेंशन व्हाट इज़ द साइटेशन। आपसे पूछेंगे, आप बोलेंगे सर योर ऑनर काइंडली रेफर टू फुट नोट 2 ऑन पेज नंबर 13, ऐसे एड्रेस करेंगे। अगर आपसे पूछेंगे कि वेयर हाउ डू यू बेस इट विद योर आर्ग्यूमेंट, हाउ विल यू रीड दिस साइटेशन? उस दिन सिखाया था ना, कैसे पढ़ोगे ये बताओ? What is this? What is this? Year of? What is this? ये क्या है? गुड। साइटेशन पढ़ना क्लियर आ गया? उसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी साइटेशन को पढ़ लेते हो, पढ़ लोगे अब, क्योंकि वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर साइटेशन गलत हुई, चाहे आपको याद, आपको साइटेशंस नॉट नेसेसरी आपको वर्ड टू वर्ड याद रखनी है, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी भी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप अपने केसेस में आर्ग्यूमेंट्स में मेंशन करेंगे, दैट शुड बी साइटेड वेरी करेक्टली, ठीक है? सो सिर्फ हम ये करते हैं, आफ्टर दैट यू विल बी रीडिंग दिस होल आर्ग्यूमेंट्स एंड डिटेल्स। कुछ प्रॉब्लम होगी वो हम कल डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है? आप तो इंटरनेट चल गए होंगे सबके, बिना व्हाट्सएप और उसके इंस्टाग्राम के कैसे रह रहे हो फिर? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर अगर मैम आपको सेंड करेंगी तो वो आप कैसे, आपको रिसीव होगा फिर इफ़ यू डोंट हैव कनेक्टिविटी? हाँ हाँ, वही बच्चे, फिर आप लोग कैसे रिसीव करोगे वो? मैम आप फॉर्म शेयर कर देना। मैम बता के शेयर कर देना। कितने पेजेस रहेंगे? मैम 27-29 पेजेस होंगे। ऐसे करेंगे ना, किसी का वर्क तो चलेगा, एक कॉपी में दे दूँगी, फोटोकॉपी करा लेंगे। बट आज इनको मिलना ज़रूरी है ताकि ये पढ़ लें आज, ठीक है? भेज देना जितने स्टूडेंट्स आप, चेक कर लेना आप। After that 1.3, it is humbly submitted to this honorable court that there has been a serious miscarriage of justice caused by the dismissal of the matter by the Bombay High Court. Dismissal हुआ था Bombay High Court में. The counsel for the appellants would humbly request this honorable court to correct the same and hear this matter. Request कर रहे हैं फिर से, है ना, डिटेल में. Then 1.2 पॉइंट पढ़ो अब. वो ये भी तो कह सकते हैं कि इसको करेक्ट करके आप रिपोर्ट में दे दो कि दोबारा सुनने। क्या चीज़? क्या क्वेश्चन? मुझे सुना नहीं, आप फिर से बोलो. सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कहती नहीं, सॉरी जो ये है
ये नहीं कर सकते, इसको करेक्ट करके आप हाई कोर्ट को दोबारा बट उन्हें किसी ने सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रेफरेंस उसके लिए अप्लाई नहीं किया ना। बिना जब तक आप कोई चीज़ डिमांड नहीं करोगे आपको कैसे मिलेगी। अगर किसी ने रिवीजन या रेफरेंस के लिए डाला होता केस तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन था करने का। सुओ मोटो नहीं करेंगे वो, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दे विल डू दैट। ठीक है, इसमें और एंड इस केस में तो आपके पास हाई कोर्ट में आप डिवीजन बेंच पे जा चुके हो, आप ऑलरेडी था ना, कल फैक्ट्स में पढ़ा था कि आप डबल बेंच पे जा चुके हो सेम हाई कोर्ट की। तो आप एसएलपी तभी आप जाते हो एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट के पास जब आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव बचता ही नहीं है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिसमिस हो गया, ठीक है, मैंने अपील फाइल की हाई कोर्ट में गया, वहाँ पे मेरा मैटर डिसमिस हो गया, फिर मैंने हाई कोर्ट के सेम हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में मैटर डाला, वहाँ डिसमिसल हो गया मेरा। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, फिर अब और कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ही बचे। तो इसीलिए आप एसएलपी में लास्ट ऑप्शन है आपके पास वो, उससे पहले आप तभी आपकी एसएलपी मेंटेनेबल होगी जब आपके पास कोई ऑप्शन ऑल्टरनेट बचा ही नहीं है जस्टिस के लिए। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट, arguendo if it is assumed the petition is not maintainable, this honorable court can still hear the matter। अब ये क्या लिखा हुआ है, कोई बताओ मुझे। arguendo का मतलब होता है for the purpose of argumenting, जो हमने बात की थी कि आप assume करते हो, है ना, आपको assume करके चलना that you are right, this is that। arguendo means for the sake of argumenting, if it is assumed, assumption कि petition नहीं है maintainable, मान लो कि अगर आप कह रहे हो नहीं है maintainable, तो लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू लिसन टू दिस मैटर। ये कहाँ पे कैसे, आगे पढ़ो। फॉर द पर्पसेज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, if it is assumed that the current petition is not maintainable, it is humbly submitted that the width of discretion of the honorable court may extend to a situation where although the appeals are found not to be maintainable, yet the Supreme Court may decide on the merit of the appeals। merit of the appeals ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। फिर आप कैसे इस पे अपना आर्ग्यू बेस कर सकते हो, कैसे विश्वास कर सकते हो इस चीज़ पे, अगर किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ कुछ। कहाँ पर? नंबर ऑफ अथॉरिटी, फोर्थ, वेरी गुड। इस केस में ये जो फोर्थ अथॉरिटी है व्हाट इज इट, विलियनूर इयारकाई पदुकापू मय्यम, वॉट एवर इट इज़ द नेम, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ईयर 2009। इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई पिटिशन नहीं एंटरटेन कर सकते हैं, स्टिल आर्ग्यूमेंट्स ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, वो अपील को क्या कर सुन सकते हैं। ठीक है, ये कहीं लिखा नहीं, लेकिन इस केस के बाद ये लैंडमार्क केस बन गया, इस अथॉरिटी के बेसिस पे हमने ये चीज़ आर्ग्यू की। ओके मैम, जो ये साइटेशन नंबर 4 है, आफ्टर 2009 में 7 क्या है? 2009 तो ईयर हो गया, 7 हो गया वॉल्यूम। 7 इज़ वॉल्यूम नंबर ऑफ, वॉल्यूम किसकी? सुप्रीम कोर्ट केसेस की। सुप्रीम SC इज़ डिफरेंट, सुप्रीम कोर्ट, दिस इज सुप्रीम कोर्ट केसेस। पेज नंबर 561 इस सुप्रीम कोर्ट केसेस का जो अथॉरिटी जर्नल होगी उसके वॉल्यूम 7 के पेज 561 पे आपको ये साइटेशन तो ये होगी, उस पर आपको केस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्कोप क्या है, कितना वाइड स्कोप है, कि क्या हमारी जो पिटिशन है वो उस स्कोप के अंदर आ रही है, विद इन द आ रही है तो हम आर्ग्यू करेंगे। जैसे कि द पावर हैज़ बिन हेल्ड टू बी प्लेनरी, लिमिटलेस, एडजंक्टिव एंड अनअसेलेबल। मतलब the Supreme Court can use the powers under Article 136 to impart justice and remedy any injustice. The Supreme Court, with regard to scope of Article 136, held that it is a residual power
which enables Supreme Court to interfere with the judgment or order of any court or tribunal. फर्स्ट मैटर में ही, फर्स्ट इशू में ही पता था हमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वही एक्सप्लेन कर दी कैसे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है दैट इज़ प्लेनरी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता उसे, ठीक है, इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है। आपको वो प्रूव करना है, वो प्रूव कैसे कर रहे हो, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ एक्सेप्ट फॉर द पावर ऑफ वर्ड्स। इस इशू में आप, इस आर्ग्यूमेंट में आप देखेंगे सिर्फ हाउ दे हैव यूज द वर्ड्स, वोकैबुलरी, कितना स्ट्रांगली उन्होंने अपना पॉइंट रखा है। सिर्फ आर्टिकल 136 मेंशन्ड है, वो तो हमें स्टार्टिंग से पता है, जब से हमने ये फैक्ट्स पढ़ने शुरू किए हैं, वी नो 136 इज़ व्हाट। लेकिन यहाँ पे कैसे यूज़ किया, एक और आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिया ना, एक और रीज़न दे दिया जज को कि हम सही हैं। दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल, आपको शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए। फिर एक और साइटेशन है, इसमें क्या हुआ था, दैट इट इज़ ओपन टू द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरफेयर विद द फाइंडिंग्स फैक्ट बाय द हाई कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ एक्टेड परवर्सली और अदरवाइज इम्प्रॉपरली। अगर किसी भी हाई कोर्ट ने, जिसका मैटर आया है, उन्होंने अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है किसी भी पार्टी के साथ, उनके पास राइट है, अगेन सेम थिंग बट थ्रू अ केस लॉ, थ्रू अथॉरिटी। पहले उन्होंने 136 बताया, बात लेकिन सेम कह रहे हैं, पूरा इशू एक है, लेकिन हम 1.3.2 पर आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के, थर्ड पॉइंट के भी सेकंड पॉइंट पे आप आ चुके हो, बात वही कह रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से। दिस इज आर्ट ऑफ फ्रेमिंग। सो इसलिए इस केस लॉ के बेसिस पे ही वो कह रहे हैं, इट इज हम्बली सबमिटेड टू दिस ऑनरेबल कोर्ट टू हियर द इंस्टेंट मैटर बिकॉज द हाई कोर्ट हैज बीन ग्रेवली रॉन्ग इन नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन इन द इंस्टेंट मैटर। सबसे पहले इशू में सीपीसी का जिक्र हुआ था, ये वो है कि सीपीसी में हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है। अब वो कैसे है, वो जुरिस्डिक्शन क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं और ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन थी। कैसे जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते हो मालूम है, आपके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप कौन से कोर्ट के पास जाओगे? मैम वो ऑफेंस कौन सी उस एरिया या उस टेरिटरी में कहाँ पे हुआ है, और हाँ क्या ऑफेंस हुआ है, कैन बी सेड यस, कौन से कोर्ट में आप जाएंगे, सब्जेक्ट मैटर। और एक और चीज़, प्लेंटिफ का अगर रेजिडेंस वहाँ पर है या प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ पर है, या डिफेंडेंट का रेजिडेंस वहाँ है या प्लेस ऑफ बिजनेस वहाँ है, ठीक है, ये है सीपीसी में मेंशन जुरिस्डिक्शन में। लेकिन अब हम अगर जाते हैं, इफ़ वी गो टू, आई थिंक इसमें होना चाहिए वो मेंशन, बट एक केस लॉ में ये भी डिसाइड किया गया था कि अगर कोई पार्टी, डिफेंडेंट या प्लेंटिफ का टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, वो चाहे वो परमानेंट एड्रेस नहीं है, टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, तब भी वो उस एरिया के जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है। इस केस में मिस्टर पेट्रो ऑयल के साथ क्या हुआ था, कंपनी के साथ उनकी शिप कहाँ से कहाँ तक जानी थी, कहाँ पहुँचानी थी शिप, मलेशिया से मुंबई पहुँचानी थी, ठीक है। और फिर कहीं पे भी हमने वो फैक्ट्स में कहीं मेंशन नहीं था, तो इसलिए वी डोंट नो कि पेट्रो जो कंपनी है, पेट्रो ऑयल कंपनी, उनका कहाँ पर लोकेशन था। बट मुंबई में शिप पहुँच गई, चाहे वो मिस्टर दास को या पेट्रो ऑयल कंपनी को नहीं मालूम था कि पहुँच गई, उन्होंने लेकिन नोटिस भेज दिया था। उसी नोटिस का तो डिसमिसल हुआ था ना, जब उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी तो वही डिसमिस हुआ था। उन्होंने किस बेसिस पे किया था, क्योंकि वो उस वक्त शायद मुंबई में होंगे, बॉम्बे में होंगे वो उस वक्त शायद, राइट। वो प्रॉब्लम से पता चलेगा, मूड प्रॉब्लम। इसीलिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, एपेलेंट और रिस्पोंडेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस, रेजिडेंस, टेम्परेरी एड्रेस,
कहीं ना कहीं से आपको मोर प्रॉब्लम से निकालना पड़ेगा टू डिसाइड एंड कंफर्म द जुरिस्डिक्शन। जो सबसे पहला इशू आपका बनेगा जुरिस्डिक्शन का, वो इसी से डिसाइड होगा, राइट? इसमें ये वही क्वेश्चन कर रहे हैं। इंस्टेंट पिटिशन सेटिस्फाई ऑल ग्राउंड्स रिक्वायर्ड फॉर एन अपील अंडर आर्टिकल 36। इन्होंने फिर ये ग्राउंड्स पर आ गए 136 में जो मैंशनड है। आफ्टर दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सरसाइज इज जुरिस्डिक्शन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये भी वही सर्कमस्टांसेस आपको 136 में मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन, कब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अपनी एक्सरसाइज पावर, कब कर सकती है? जब किसी ट्रिब्यूनल, कोई ट्रिब्यूनल ऑस्टेंसिबली फेल्स टू, बहुत बैडली फेल कर जाता है अपनी पावर को एक्सरसाइज करने में इन इट्स पेटेंट जुरिस्डिक्शन। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जुरिस्डिक्शन क्या होती है? जो दिख भी रहा है और है भी, दिख रही है, बाहर धूप है, दिस इज पेटेंट, है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बाहर बादल हो सकते हैं या हैं, दैट इज लेटेंट। लॉ में भी पेटेंट डिफेक्ट्स होते हैं, कुछ लेटेंट डिफेक्ट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे जो ग्राउंड फॉर फ्रस्ट्रेशन भी बन सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफेक्ट्स वो पेटेंट थे या लेटेंट। पेटेंट्स जो ऑन द फेस ऑफ इट आपको दिख रहे हैं कि ये तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हॉर्स सेल करने का, ठीक है, या गाड़ी, एक कार का एग्जाम्पल ले लो, और मुझे पता है, आपको दिख रही है, दिखने में वो बहुत सुंदर गाड़ी, कोई डेंट नहीं, कुछ भी नहीं उसमें, खरोंच तक नहीं, आपने ले ली वो, लेकिन अगर उस पर कोई खरोंच है तो वो पेटेंट डिफेक्ट होगा। पेटेंट डिफेक्ट होगा तो आप बाद में क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने मुझे बताया नहीं। मैं क्यों बताऊँ? वो आपको दिख नहीं रहा, कार के ऊपर डेंट है, वो सबको दिखेगा, आपको नहीं दिखा, वो प्रॉब्लम आपकी है। मैंने प्रिज्यूम किया कि आपको डेंट दिखा, फिर भी आपने गाड़ी खरीदी, इसके बाद मेरी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इट कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड। लेटेंट डिफेक्ट क्या होगा? इंजन में प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप चला के गए तब तक तो सही थी, 2 दिन बाद 3 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम है, आपने मैकेनिक को दिखाया, कंपनी में दिखाया, उन्होंने कहा ये तो नकली इंजन है, रिप्लेस किया हुआ इंजन है, ये लेटेंट डिफेक्ट है। ये मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। दिस कैन बी मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसीलिए पेटेंट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है ही है, अगर कोई ट्राइब्यूनल फेल हो जाता है तो अपनी पावर एक्स। दिस इज एन एग्जाम्पल, यू विल रीड इट ऑन योर ओन, ओके। अगेन ये एग्जॉशन ऑफ रेमेडीज आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अगर आपकी बाकी सब ऑल्टरनेट रेमेडीज खत्म हो चुकी हैं तो आपके पास कुछ और नहीं है तो। सो इसमें अब ये सब वो हैं, इश्यूज हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप रीड करना, और कुछ आपको प्रॉब्लम लगे तो जस्ट आस्क मी टुमारो, कल परसों, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा हमारे पास, इसलिए गो थ्रू इट वेरी वेरी केयरफुली। कुछ भी डाउट्स होंगे आप पूछना मुझसे, क्लियर? सो वी कंक्लूड फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।